हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से एसएससी सीजीएल 2022 में जो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के वो कराने वाला हूँ। और ये है आपका पार्ट 4। 3 पार्ट मैं आपको इसके पहले ही दे चुका हूँ। 45 क्वेश्चन हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में फिर से हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सॉरी बोल दूं क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेट होगी और भी कुछ काम था मेरे को, पीडीएफ वगैरह बनाने थे। इस चक्कर में ये वीडियो थोड़ी सी देर वीडियो आपके सामने थोड़ी सी देर से आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ और ट्राई करेंगे कि इनको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि पार्ट 4 के बाद आपका पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 भी आएगा, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो पहला सवाल आज का ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन 46। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है इसमें आपको? ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी and inversely as the cube of c if a is equal to 15, b equals 27 and c equals to, तो b की वैल्यू आपको बतानी है जब a बराबर 9 और c बराबर 2 होगा। यहाँ पर पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे आपको गिवन क्या है कि a जो वेरी करता है वो स्क्वायर रूट ऑफ b के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रूट b है और इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ c। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि a किसके बराबर है? k टाइम्स रूट बी डिवाइडेड बाई सी क्यूब। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से आप पहले k की वैल्यू पता कर लो। तो a की वैल्यू अगर, अच्छा आप ये भी कर सकते थे कि k की वैल्यू ना पता, k की वैल्यू एक्चुअल में ना पता करके आप डिवाइड कर लेते तो भी हो जाता। जैसे जब आपकी a की वैल्यू 9 है, ठीक है, तब c की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते थे। जैसे आप ऐसे समझो कि ये आपका a1, ये हो जाएगा b1, ये c1। फिर आप लिखोगे a2 जो कि 9 है, तो 9 बराबर, अब यहाँ पर फिर से सेम चीज लिखोगे कि अंडर रूट b2 जो मुझे निकालना है डिवाइडेड बाय c2 का क्यूब जो कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू आप डाल दो। a1 की जगह क्या आ जाएगा? आपको दिख रहा है यहाँ पर a1 की जगह आ जाएगा 15। b1 की जगह क्या आएगा बताओ? b1 की जगह आ जाएगा 27। और यहाँ जो c1 है आपका, ये क्या है? 2, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 8। अब आप इनको डिवाइड कर लो। अब इनको डिवाइड करोगे, के से आपका के कट गया, ठीक है। इधर 8 से आपका 8 भी कट गया। और आपको दिख गया कि जो 15/9 है, यानी कि 5/3 बराबर 3/√b2, ठीक है। तो जो √b2 है वो कितना आ गया आपके पास? 9/5, ठीक है। यहाँ पर आपका √3 भी है, ये 3√3 है, ठीक है। तो 9√3 डिवाइड बाई 5, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका आप स्क्वायर कर लो। तो 81 × 3 यानी कि 243 और डिवाइडेड बाई 5। ये है आपका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और मैंने आपको तब भी बताया था जब दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि ये क्वेश्चन आगे चल के भी सीजीएल में आ सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो। देखो ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी जो टाइप में डिस्कस कर ही चुके हैं। इसमें हमको क्या करना होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर क्योंकि डिफरेंस वन है ना, तो जब 100 माइनस 99 करोगे तो वो 1 हो जाएगा। यानी कि आपको बेसिकली 100 से लेकर केवल 11 तक का समेशन करना है। केवल ये क्वेश्चन आपका बचा। 11 से लेकर 100 तक आप पहले बताओ कि कितने टर्म्स है हमारे पास। मैंने बोला कि 90 वैल्यूज में n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि 100 प्लस 11। ये चीज आप सिंप्लीफाई कर लो। 45 मल्टीप्लाइड विथ 111, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 4995। ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस तरह के जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये इस एग्जाम में 3-4 बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप सारी आंसर की देखोगे तो 3-4 बार सेम क्वेश्चन हमको मिलने हैं वैल्यू चेंज करके, ठीक है। इस पर भी आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेंस के अंदर भी आ सकता है थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होकर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। जब यहाँ पर p की वैल्यू ऑड होती है, पेरीमीटर अगर आपको ऑड गिवन है, तब फॉर्मूला क्या लगता है? p+3² डिवाइडेड बाय 48। इसका नियरेस्ट इंटीजर आप देख रहे होते हो, यानी कि रफली मैं कह सकता हूँ 16 का स्क्वायर 256 डिवाइड बाय 48। तो आपको दिख रहा है कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ से हमने 5 को टिक कर दिया, ठीक है। अगर इवन होता तो क्या करते? स्क्वायर बाय 48। इस क्वेश्चन को समझो। ये भी कोई खास नया क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है इस टाइप का, ठीक है। क्या गिवन है इसमें आपको? देयर आर 3 टाइप्स
A, B and C in a tank. These can fill the tank in 10 hour, 20 hour and 25 hour respectively. At first, all the three taps are opened simultaneously. After 2 hours, tap C is closed and A and B are kept running. After 4 hours from beginning, tap B is also closed. Remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of work done by tap A itself. आसान क्वेश्चन है काफी. देखो, A, B और C. A को लग रहे हैं 10 घंटे, B को 20 घंटे और C को लग रहे हैं 25 घंटे. ठीक है. अब एलसीएम ले लो इनका आराम से. 100 आपके पास आया. ए की एफिशिएंसी 10 की, इसकी 5 की और इसकी 4 की. ठीक है. अब क्या गिवन है इसमें आपको, ए तीनों को पहले हमने साथ में स्टार्ट कर दिया और 2 घंटे बाद हमने सी को बंद कर दिया. ठीक है. ए और भी चालू है. स्टार्टिंग से 4 घंटे बाद हमने बी को बंद कर दिया और जो बाकी का है वो ए ने भरा है. तो मतलब आप ये देखो कि बी और सी का काम कितना है. जैसे सी ने 2 घंटे काम करा तो 4 इंटू 2 8 यूनिट यहाँ से इसका काम हो गया. 4 घंटे स्टार्टिंग से बी ने काम करा है तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 यूनिट तो इसका काम हुआ. तो 20 8 28, बाकी का जो 72 है वो करा है ए ने. यही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे हम इसको. यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू दिख रही है ना. साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है. साइन थीटा बराबर है ए अपॉन बी. अब यहाँ से आप मुझे बताओ इसको आप साइन थीटा के टर्म्स में कैसे लाओगे. ठीक है, वही तो चैलेंज है. देखते हैं कैसे आएगा साइन थीटा के टर्म्स में. जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरे पास है. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये आपका 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. ठीक है. तो साइन थीटा तो मेरे पास आ गया, बस ये जो कॉस थीटा है उसको लाना है साइन थीटा के टर्म्स में. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ए अपॉन बी, ऊपर वाली वैल्यू को तो सीधे डिवाइडेड में. अब ये देखो कि यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा की जगह आप लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है. ये चीज आपके पास आ गई. देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि हमारे पास क्या आ रहा है. ठीक है. तो आपके पास ये आया 1 प्लस ए अपॉन बी और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर. ये बन जाएगा आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड का बी. अब यहां से आप जो नीचे वाला बी है उसको काट दोगे, है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपके पास बचेगा बी प्लस ए और नीचे क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब इसमें कुछ भी नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए अलग फॉर्म में उसको लिख दिया है. जैसे ये जो बी प्लस ए है उसको आप लिख सकते हो रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए. एक रूट बी प्लस ए नीचे से कट जाएगा, ऊपर बचा आपके पास रूट बी प्लस ए एक और नीचे क्या रह गया रूट बी माइनस ए. ये है आपका आंसर. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन था काफी. चाहते तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, बाकी जैसे आपका मन हो आप इसको वैसे कर सकते हो. आप यहाँ पर 3 4 5 को पुट करते, जैसे साइन थीटा को आप रख देते 3/5, तो भी ये क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाता. जनरली मैं एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को करता हूँ 3/5 पुट करके. हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग समझिए. देखो इसमें यहाँ पर क्या ट्राई करूंगा कि मैं 3 की पावर्स को कॉमन ले सकूं. तो अगर मैं ये देखूं कि इस टर्म को मैं 3 की पावर्स में कैसे लिखूं, तो आप बताओ कि क्या क्या पावर्स है. पहले मेरे पास है 50 पावर, फिर स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर पावर होगी 52. यहाँ पर क्या पावर आएगी 3 इंटू 18 यानी कि 54. इसके बाद 2 इंटू 28 56 और यहाँ पर है 2 इंटू 29 यानी कि 58. यार जो पावर मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ या वो पावर 50 है. 50 मैंने कॉमन लिया. अब आप मुझे बताओ कि अंदर क्या आएगा. अंदर के जो टर्म्स है वो हम ध्यान से लिखते हैं. अंदर आपके पास आएगा 1, बेसिकली 3 पावर 1, क्योंकि 3 पावर 50 आप लोग बाहर ले चुके हो. तो अंदर क्या है 3 पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर 4 प्लस 3 पावर 6 प्लस 3 पावर 8. ये चीज आपके पास अंदर आई क्या. अच्छा यहाँ पर 3 पावर 0 आएगा ना. 3 पावर 50 तुम लोग बाहर पहले ही ले चुके हैं. यहाँ पर 3 पावर 0 यानी कि 1 आएगा. उसको मैं लिख लेता हूँ 1. अब आपको पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि आपको ये देखना पड़ेगा ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है ये एक्चुअल में इन वैल्यूज में से किसका मल्टीपल है. क्या तो ये इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आ गई अगर आप ध्यान से देखोगे तो. फिर भी इतना आप एग्जाम के अंदर कर सकते हो, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है. तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं. 3 पावर 8 कितना होगा, 3 पावर 8 जो है आपका वो आ जाएगा 6561. ठीक है. बेसिकली जो 81 होता है उसको मैंने 81 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 6561.
इसके अलावा 3 पावर 6 कितना होगा, अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 27 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, 27 × 27, तो आपके पास आ जाएगा 729, इसको भी लिख लो। 3 पावर 4 तो 81 होता है, सबको पता है। 3 स्क्वायर होता है 9, और एक है आपका 1, इसको ऐड करो, देखो कि कितना आ रहा है। तो एक यहाँ पर, दो यहाँ आया, 8 और 8 हुआ 16, और 2 18, 8 यहाँ पर आ गया, एक आ गया यहाँ पर, ठीक है, फिर ये 13 हुआ, 3 1 वहां पर, तो 7 यहाँ पर आया। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू है 7381, ये 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 और 8 हुआ 15, 15 माइनस 3 और 1 4 यानी कि 11, तो ये 11 का मल्टीपल है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 11 से कट जाएगी। तो ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को समझ भी जाओ, फिर भी आपको लगे कि आपने कुछ गलती कर दी, ठीक है, उसका आप लोग ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन भी मेंस के अंदर जरूर आ सकते हैं, ठीक है, ये तो फिर भी एक आसान फॉर्म है, और भी इसको कॉम्प्लिकेट हम लोग और भी इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कि और फैक्टर देखकर कि 7381 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, वो भी ऑप्शन में अगर डाल दिए जाए, फिर ओनली 1 and 2, ओनली 1 2 and 3, ऐसे करके अगर करा जाए तो और डिफिकल्ट हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि मेरा इसमें आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, केवल थोड़ा सा, जैसे मेरा आंसर जा रहा है वो 1,93,000 समथिंग आ रहा है, तो आप लोग बताना कि क्या ये क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर राइट है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर और सॉल्यूशन बताना, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ गलत समझा दूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ये सच में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी लोग इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या क्या, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाय p% एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज बाय q% फ्रॉम द ईयर 2020 to 2021. Here p is greater than q. Let x be the ratio of population of country A to the ratio of population of country B in the given year. What is the percentage decrease in x from 2020 to 2021? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही ट्विस्टेड है, ठीक है, समझना इसको इतना आसान नहीं है, पर आप ध्यान से समझो कि जो कंट्री ए है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी p% से। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे अगर ए की पॉपुलेशन ए है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, डिक्रीज जब हो गया तो हम कह सकते हैं कि कितनी बन गई, p% से डिक्रीज हुआ। बेसिक फॉर्मूला से आप समझो कि 100 माइनस पी डिवाइडेड बाय 100, इतनी अब रह गई, ठीक है। और जो कंट्री बी की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करी है q% से, यानी कि वो कितनी हो गई, तो आपने बोला b इंटू 100 - q डिवाइडेड बाय 100, एकदम बेसिक सी बात है ये, ठीक है। अब इसमें आपको गिवन है कि जो p है वो यहाँ पर q से बड़ा है, क्या, और जो x है वो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी है। आप ये समझो कि अगर मैं इसका रेशियो देखूं, ठीक है, ये रेशियो है, पहले रेशियो क्या था, पहले आपने बोला कि a/b था, और अब रेशियो ये है, क्या, अब ये रेशियो जो है वो कितना है, आप देखो, अब ये जो रेशियो है वो है a इंटू 100 - p डिवाइडेड बाय b इंटू 100 - q, ये रेशियो है। और पहले ये रेशियो क्या था, जो x है आपका, पहले ये क्या था, a/b सिंपली, तो इसे में आपको ये बताना है कि क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, आप इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो पहले अगर ये था 100 - q, तो अब ये कितना बन गया, अब ये बन गया 100 - p, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि हम यहां तक कैसे आए। अब आप देखो कि कितने का इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आप देख लो डिक्रीज कितने का होगा, इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, 100 से 100 कट गया, इधर आ गया, यानी कि p - q, इधर तो आपके पास आया p - q, और डिवाइडेड में क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू 100 - q, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड है, ठीक है, और अगर आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो मतलब आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से, इसकी लैंग्वेज ट्विस्टेड होगी ऑब्वियसली वो वाला, ठीक है। इस तरह के सवाल देखने में तो आसान लगते हैं, पर एग्जाम में बहुत समय खा जाते हैं, ठीक है। तो इनमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपको लग रहा हो कि ज्यादा कैलकुलेशन बन रही है, तो आप उसको लास्ट में आके कर सकते हो। आप लोग एग्जाम में ये करा करो, जैसे आपके पास ये पेपर है, आप इस पर सॉल्व कर रहे हो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जैसे आपने उसको यहाँ पर सॉल्व करा, क्योंकि आपको रफ शीट मिलती है उसमें, और ये आपसे नहीं हुआ, आप लास्ट स्टेप में आके फंस गए, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो आप इस पर एक गोला लगा दिया करो, और फिर आप आगे बढ़ जाया करो। तो जब आप
वापस आओगे तो जरूरी नहीं कि आप इस क्वेश्चन को पूरा स्टार्ट से ही सॉल्व करो। आप यहाँ पर जब हो, यहाँ से आप देख लो कि आपने कहाँ पर छोड़ा था उसको, वहां से आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा आप उसको फिर से स्टार्ट से करोगे तो समय आपका वेस्ट होगा, बस वही बात है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, समझते हैं हम लोग। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ आयरन पाइप is 20 centimeter and its length is 12 centimeter. Thickness of pipe is 1 centimeter. सरफेस एरिया आपको बताना है करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। वही बात है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें है और वो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग इसका सरफेस एरिया? देखो पहले फिगर को समझते हैं। ये है हमारा पाइप इस तरीके से। अब इसमें जो थिकनेस है वो कितनी है? थिकनेस है आपकी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर का रेडियस कितना होगा, तो आपने बोला 20 का आधा यानी कि 10, और जो इंटरनल रेडियस होगा वो कितना होगा? इसमें से एक कम, क्योंकि थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो ये तो कैपिटल आर हुआ। स्मॉल आर कितना होगा? 10 - 1 यानी कि 9। क्या मुझे बताना है कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया केवल मेंशन है तो मान के चलो कि टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो एक तरफ आपके पास आएगा 2πr h, और एक तरफ कैपिटल आर वाला 2πh, यहाँ पर है r+r। ठीक है, आपका हो गया कर्व वाला। और जो होगा ये वाला जो फेस वाला हिस्सा होता है उसका कितना हो जाएगा? 2πr² - r², यानी कि मैं कह सकता हूँ r+r इंटू r-r। अब इस फॉर्मूले में अच्छी बात ये है कि आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। जैसे आप लोग इसमें से 2πr+r को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा? h+r-r। अब यहाँ पर वैल्यूज को डाल दो, वही आपका आंसर है। क्या जैसे 2π आपका हुआ 44/7, r+r 19, और h+1 कितना हो जाएगा? 12+1 यानी कि 13। इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो मेरे पास है 44 इंटू 19 इंटू 13, और डिवाइड करना है इसको 7 से। ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा 1552.57 समथिंग। ठीक है, यही आंसर है। सच में अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको लगता है ऐसा कि हम लोग उसको जल्दी कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं है। पर कैलकुलेशन जब भी होती है ना, उसमें सबको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई भी हो। क्या इसमें आप लोग अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। कुछ लोग सोचेंगे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप इसको कैंसिल कर सकते हो रफली 2 और उससे थोड़ी सी कम वैल्यू पर। वही बात है कि जब ऑप्शन आस पास है ना, तो ये पास है, दोनों भी पास है, दोनों भी पास है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल तो वैसे ही नहीं देख सकते, क्योंकि जब भी आपके सामने मेंशन है ना करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अभी भी आप लोग मल्टीपल मत चेक करा करो, उससे आंसर गलत हो सकता है। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको रेस वाले वीडियो में करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कैसे करते हैं हम लोग इस सवाल को। एक लीनियर रेस हो रही है 1000 मीटर की। इसमें इन्हें बी को 50 मीटर और 5 सेकंड से हराया। इसका मतलब आप लोग समझिए, ये जब फिनिश लाइन पर है तो जो बी होगा ना वो उससे केवल 50 मीटर पीछे होगा, और ये 50 मीटर कवर करने में बी को 5 सेकंड और लग गई। इसका मतलब जो बी की स्पीड है वो तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 50 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकंड, यानी कि बी की स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड है। क्या ये चीज तो एकदम क्लियर है। क्या अब जो स्पीड हमारे पास होगी ए की, वो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो आगे समझो कि जो हमारे पास ए है वो 5 सेकंड से हरा रहा है। क्या बी को समय कितना लगा? अगर बी की 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, उसको जो टाइम लगेगा वो होगा 100 सेकंड, क्योंकि जैसे टोटल में 1000 मीटर की, तो ए को टाइम लगेगा, वो टाइम कितना होगा? इससे 5 सेकंड कम, यानी कि 95 सेकंड। ए की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बी की स्पीड कितनी थी? 10, इसको माइनस कर लो, ये आपका आंसर है। ये पूछा गया डिफरेंस। ठीक है, 50/95, वहां से काट लो तो 10/19 आपके पास आ गया। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना होता है आपको इसमें कि इसको k+1 से इधर k+1/k से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे।
अब जैसे ही आपने करा तो आपने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। कैसा रिएक्शन कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, वो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी के पावर 4 माइनस वन अपॉन के पावर 4, वो इससे मल्टीप्लाई होकर फिर से नेक्स्ट वैल्यू दे देगी। तो चेन रिएक्शन होते होते लास्ट में आपके पास आएगा के पावर 32 माइनस वन अपॉन के पावर 32, और वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा के पावर 64 माइनस वन अपॉन के पावर 64। और ये जो आपने स्टार्टिंग में लिया था डिनोमिनेटर में वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये होगा आपका करेक्ट आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है। ये है आपके पास ऑप्शन 1 में। ये सवाल CHSL वाला है और इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे आप करोगे तो आपका ये क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होगे, क्या आप लोग को देखना कि सॉल्यूशन कितना अच्छा है। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो m x पावर m बराबर n x पावर n, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n है वो एक्चुअल में क्या है, वो है आपका n डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझना, इस वैल्यू को अगर मैं इसको अगर मैं n मान रहा हूं, ये वैल्यू m होनी चाहिए, ठीक है। रेशियो में हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर a अपॉन बी बराबर 5/8 होता है तो a को अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो b को मुझे 8 लेना पड़ेगा, a को अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो b को मुझे 16 लेना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि x पावर m को मैंने n मान लिया, x पावर n को मैंने m मान लिया, ठीक है। यहाँ से जब आप इनका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एलसीएम लेने से भी पहले आप ये समझो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स पावर m को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ n से, तो ये बन गया 1 अपॉन n प्लस m, और ये कितना बन गया 1 अपॉन n माइनस m, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, अगर सब कुछ ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, आपने बोला यार कि ऊपर मेरे पास आ गया 2 टाइम्स n, क्या 2 टाइम्स n ही तो आ गया। अब ये देखो कि यहाँ पर 2 टाइम्स n आया है पर सब ऑप्शन में 2mn आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऊपर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी आप m से मल्टीप्लाई करोगे। अब ऊपर तो बन गया 2nm, क्या जो कि हमारे पास चारों ऑप्शन में है, पर नीचे इस m को किससे रिप्लेस करोगे, तो m किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, x पावर n को। ये चीज क्या बन गई, ये आपकी बन गई 2mn डिवाइडेड बाय x पावर n मल्टीप्लाइड विद n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आप रेशियो से चलते हो इस क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन ही तुरंत सॉल्व हो जाएगा, वरना इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि वो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को समझो, पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी क्यू बराबर पी आर बराबर 2a यूनिट, क्यू आर बराबर 1 यूनिट। आपको बताना है कि अच्छा पी एक्स परपेंडिकुलर क्यू आर है तो आपको पी एक्स की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये है पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर, ये 2a और ये भी 2a, क्यू आर किसके बराबर है, a यूनिट के, पी एक्स मैंने बना दिया परपेंडिकुलर क्यू आर के। आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस में वो इसको आधे में बांट देता है, तो ये आपका आ गया a/2। आपको बताना है कि जो मेरे पास पी एक्स होगा वो कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप बता सकते हो पी एक्स बराबर अंडर रूट में 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15, अंडर रूट 15a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 4 विच इज रूट 15a डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट आंसर ये है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन तो आप लोग उसको देख लेना। 1 man and 4 women can complete a work in 65 by 4 days। तो वही क्लासिक क्वेश्चन है आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 65 by 4 और यहाँ क्या है 39 by 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 4 वुमेन है तो उधर आया 65 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया 26, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखो, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है 130 माइनस 178 इंटू 2 यानी कि 156 माइनस 130 क्या हो जाएगा 26, 26 डिवाइडेड बाय 4 आएगा यहाँ पर, 4 या फिर 8 कंफर्म कर लेता हूँ मैं,
4 इंटू 2 8 आएगा, ठीक है। 26/8 जो मेन है वो किसके बराबर है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 39 वुमेन। यहाँ से मेन और वुमेन की आप एफिशिएंसी बता सकते हो आराम से। इसको काट लो, यहाँ पर 2 रह गया तो यहाँ पर 3 आ गया, इसको काटा तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया जो 1 मैन है वो किसके बराबर है, 1 मैन इज इक्वल टू 13 वुमेन, वुमेन। तो मेन की एफिशिएंसी अगर 12 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 1 हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या आंसर आएगा। 1 मैन यानी कि 12 और 4 वुमेन हो जाएगा 4, टोटल वर्क कितना हुआ इंटू 65/4। अब इसको कौन कर रहा है, इसको कर रहा है 13 वुमेन यानी कि 13, ठीक है। इसको इससे काटा तो 5 आ गया, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 5 यानी कि 20। करेक्ट आंसर यही है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। आपको बताना है कि इन दोनों वैल्यू का एलसीएम क्या होगा, क्या। देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है यार कि इसमें नहीं समझ पा रहे कि फैक्टर कैसे बनाने हैं, क्या। और फैक्टर बन जाए अगर तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कंफ्यूज करा गया है। बेसिकली अगर आप इसमें से केवल x को कॉमन ले लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने x को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 4x को कॉमन ले लें, 8 के मल्टीपल है सब, तो 8x ले सकते हैं कॉमन, तो 8x मैंने कॉमन लिया। अब ये वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ केवल, अंदर क्या आया, x² प्लस 10x, और यहाँ पर है प्लस का 25 आएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो कि क्या है, बेसिकली ये है आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 8x आपका पहले आ चुका है। अब इसको देखो, इसके संग क्या करना है हमको, इसमें से हम लोग x² को कॉमन ले सकते हैं। x² अगर हम कॉमन ले लें अंदर क्या बच गया, 2x² अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, 4 ले लो, सॉरी 4 हम लोग बाहर ले लेते हैं। अंदर बच गया आपके पास x² और फिर है -5 और यहाँ पर आ रहा है प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4x। तो ये चीज भी सिंप्लीफाई हो सकती है फर्दर। जैसे ये बेसिकली क्या बन गया, x² -5x प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ से आपने x को बाहर लिया तो अंदर आया x प्लस 5, इधर एक माइनस लिया तो फिर से आया x प्लस 5, यानी कि इसके जो फैक्टर बन गए वो क्या बन गए, x-1 इंटू एक्स प्लस 5। अब देख लो ये कौन कौन से फैक्टर आपको मिल रहे हैं, एलसीएम हमको चाहिए। ये था आपका 8x। अब देखो 8x x प्लस 5 स्क्वायर ये तो होना ही चाहिए, क्या, x प्लस 5 स्क्वायर ये तो होना ही चाहिए। और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया था, ऐसे मैंने कॉमन लिया था 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4 तो कवर हो गया इस 8 से, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो x-1 था वो तो रहेगी, क्या, इसको भी ले लो। ये है आपका एलसीएम, ठीक है, कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आप इसमें गलत ऑप्शन डेफिनेटली टिक कर सकते थे एग्जाम के अंदर। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।